हे देयर, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग कुछ मज़ेदार मुहावरे यानी कि इडियम्स सीखने वाले हैं। कई बार हम हिंदी में जब बात करते हैं तो हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आँखों का तारा, ईद का चांद, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो इन सारे जो फ्रेजेस का हम यूज़ करते हैं जब हम हिंदी में बात करते हैं उनको मुहावरा कहा जाता है। वैसे ही जब इंग्लिश में नेटिव स्पीकर्स आपस में बात करते हैं तो वो मुहावरों का यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में ईडियम्स कहा जाता है। तो चलिए ईडियम्स को पढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। सबसे पहला हमारा ईडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो जी नहीं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्ली की बारिश नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम रोकते हैं बाहर जाने से और कहते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी मत जाओ। यानी कि डोंट गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हेविली, मूसलाधार बारिश। अब आपने एक पत्थर से दो शिकार या एक तीर से दो निशाना लगाना तो सुना ही होगा। इसका मतलब है जब हम एक काम को करते हैं और उससे हमारा दो काम हो जाता है, यानी कि गेटिंग टू थिंग्स डन विथ वन एक्शन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं साइकिल चलाकर काम पर जाऊं तो क्या होगा, पहला तो मेरे रिक्शे के पैसे बच जाएंगे और दूसरा कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसको मैं बोल सकती हूँ किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, साइकिलिंग टू वर्क इज किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन एज इट सेव्स मनी एंड गिव्स यू सम एक्सरसाइज। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कॉमन आ गए और फिर आप एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही अपने दोस्त को बोले कि ये जो एग्ज़ाम था ये मेरे लिए बच्चों का खेल था। बच्चों का खेल यानी बहुत आसान। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी इट्स वेरी इजी। इससे सेंटेंस कैसे बनेगा, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक एज द क्वेश्चंस वेर वेरी इजी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया, लेकिन बाद में हमको ये रियलाइज़ हुआ कि जो बुरा हुआ उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। इसको कहते हैं दुख के भेस में सुख, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी मिसफॉर्च्यून विथ हिडन एडवांटेजेस। जैसे उदाहरण के रूप में लॉकडाउन के समय हमको घर पे रहना पड़ा, बंद रहना पड़ा, हम बाहर नहीं जा पाए, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता पाए। तो हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली। आज सुबह मैं बहुत बिजी थी, मुझे बहुत काम था, मुझे बाहर भी जाना था और अचानक मेरी दोस्त आ टपकी। वो मुझसे कहने लगी कि उसे आज शाम को पार्टी में जाना है और उसके पास कुछ भी ढंग का नहीं है पहनने के लिए और ऑनलाइन मंगवाने के लिए भी टाइम नहीं है, ना ही वो शॉपिंग के लिए जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे कहा कि तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो, यानी कि तुम घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो, सीधा सीधा बोलो तुमको क्या चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। तो ये जो घुमा फिरा कर बात करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। तो मैंने उससे कहा कि तुम घुमा फिरा कर बात मत करो, पॉइंट पर आओ, यानी स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का इंटरव्यू देने जा रहा था और वो बहुत लेट हो गया इंटरव्यू के लिए। उसके साथ उसका दोस्त भी बैठा हुआ था और वो गाड़ी चला रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड लेकर चला रहा था। तो उसके दोस्त ने कहा कि थोड़ा स्पीड कम करो, क्योंकि कभी ना पहुंचने से अच्छा है कि हम देर से पहुंचे, यानी नहीं से डेढ़ भला, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो ऐसा ना हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और पहुंचे ही ना हम। इसको हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। मीन्स बेटर लेट देन नेवर, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट कम एट ऑल। और कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि देर से ही सही लेकिन सच्चाई सामने तो आई।
द ट्रूथ इज फाइनली रिवील्ड, बेटर लेट देन नेवर। तो बेटर लेट देन नेवर का मतलब होता है या तो देर आए दुरुस्त आए, या नहीं से देर भला। एक बार ऐसा हुआ कि ऑफिस में काम करते करते मुझे अचानक से बहुत अजीब लगने लगा। मैं बहुत ही टायर्ड फील करने लगी। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैं घर जा रही हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम वेरी टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे ये एक ईडियम है, इसका मतलब है लेट्स एंड फॉर टुडे, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो वी से कॉल इट अ डे व्हेन वी स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। एक बार मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि ये इंग्लिश तो बहुत ही टफ है, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तब मैंने उसे कहा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस का मतलब होता है इट्स नॉट दैट टफ एज यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे कैसे हम वाक्य बना सकते हैं? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट जस्ट टेक्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इसके लिए सिर्फ थोड़ी मेहनत और थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है। या हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि उसके जो सफलता है उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसने बहुत मेहनत की थी। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस सक्सेस, इट्स जस्ट हार्ड वर्क एंड पेशेंस। नेक्स्ट हमारा ईडियम है गेट आउट ऑफ हैंड, यानी गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से बाहर निकल जाना, यानी नियंत्रण के बाहर चले जाना। ये किसी इंसान के लिए भी हम बोल सकते हैं, किसी सिचुएशन के लिए भी बोल सकते हैं, हालात के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए। हम किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं जब वो नियंत्रण से बाहर चला जाता है तब, कि इट गॉट आउट ऑफ हैंड। थिंग्स गॉट अ लिटिल आउट ऑफ हैंड एट द पार्टी एंड 3 विंडोज वेर ब्रोकन। मतलब पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हालात जो है, सिचुएशन जो है वो हाथ के बाहर चली गई और लोगों ने 3 खिड़कियाँ तोड़ दी। सो थिंग्स गॉट अ लिटिल आउट ऑफ हैंड एट द पार्टी एंड 3 विंडोज वेर ब्रोकन। कई बार हम अपने दोस्तों को बोलते हैं जब वो उदास होते हैं या वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि लगे रहो, हार मत मानो। तब इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हैंग इन देयर। हमारा नेक्स्ट इडियम हैंग इन देयर, यानी कि डोंट गिव अप। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? हैंग इन देयर, द एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ओवर। बस ख़त्म ही होने वाले हैं पेपर्स, तो लगे रहो, हार मत मानो। नेक्स्ट हमारा इडियम है मिस द बोट, यानी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। कई बार हम कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तो मौका गवा चुके हो। इसका मतलब होता है यू हैव मिस्ड द बोट। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? अमेज़ॉन का सेल आज ही ख़त्म हो गया और मैंने नहीं देखा, इसलिए आई मिस्ड द बोट। द अमेज़ॉन सेल एंडेड टुडे एंड आई जस्ट मिस्ड द बोट, यानी मैंने मौका गवा दिया शॉपिंग का। नेक्स्ट हमारा इडियम है पुल समवन्स लेग। ये बहुत ही आसान है, हम हर टाइम करते रहते हैं लेग पुलिंग, यानी टांग खींचना, किसी का मजाक उड़ाना। टू जोक विथ समवन, डोंट पे अटेंशन टू हर, शी इज़ जस्ट पुलिंग योर लेग। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस तुम्हारा टांग खींच रही है। फ़र्ज़ करो कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, हिम्मत हार चुका है, तब तुम उसे क्या कहोगे? कहोगे कि हिम्मत बांधो, हिम्मत रखो, शांत हो जाओ, हिम्मत बांधो। इसको इंग्लिश में कहते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर, मीन्स ट्राई टू काम डाउन। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? स्टॉप क्राइंग एंड पुल योर सेल्फ टुगेदर। कभी कभी क्या होता है, हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे होते हैं, यानी कि हम किसी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और अचानक से वो आ जाता है। तब हम क्या कहते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, यानी स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एंड दैट पर्सन शोज अप।
इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? दे वर डिस्कसिंग अबाउट प्रिया एंड शी वॉक्ड इन, स्पीक ऑफ द डेविल। नेक्स्ट जो ईडियम है उस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी जो लोग करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि जो वो कहते हैं। इससे हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? He says that he loves me, but actions speak louder than words. इस idiom का मतलब होगा कि believe in what people do and not what they say. Next हमारा idiom है to add insult to injury, यानी to make a bad situation worse. इसको हिंदी में कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी बुरी है उसको और ज़्यादा बुरा करना, या कोई चीज़ ऑलरेडी बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसके ऊपर और भी कुछ ख़राब हो जाना, इसे कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? हिज कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी इट स्टार्टेड टू रेन। यानी एक तो बीच सड़क उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से बारिश भी होने लगी, तो इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस यानी बर्फ तोड़ना, नहीं, चुप्पी तोड़ना, पहल करना, यानी कन्वर्सेशन की, बातचीत की शुरुआत करना, इसे कहते हैं टू ब्रेक द आइस। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? इन ऑर्डर टू ब्रेक द आइस he tried to initiate an interesting conversation. चुप्पी तोड़ने के लिए उसने एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश की, मतलब चुप्पी तोड़ने की पहल की। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है उसका मतलब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या चोर चोर मौसेरे भाई। गैस करो कि क्या इडियम है ये? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे लोग साथ में रहते हैं। पीपल हु आर अलाइक आर ऑफन फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है उसका मतलब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या चोर चोर मौसेरे भाई। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा इडियम है? इसको कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि सेम टाइप ऑफ पीपल हु आर अलाइक आर ऑफन फ्रेंड्स। एक ही तरह के लोग एक साथ में रहते हैं और दोस्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हाइकिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एक ही जैसे लोग तो साथ में रहते हैं और दोस्त बनते हैं। इसको कई बार नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है, ये जो चोर चोर मौसेरे भाई और ये सब, इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है या पॉजिटिव सेंस में भी। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑल माई फ्रेंड्स हैव अ पैशन फॉर हाइकिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि इतना महंगा है कि एक हाथ और एक पैर बेच करके उसे खरीदना पड़ेगा। उसको उसकी जो एक्सपेंस है उसको बियर करने के लिए यू हैव टू सेल वन आर्म एंड अ लेग। मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है। जब हम ऐसा बोलना चाहते हैं तो हम कहते हैं इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसको कैसे एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? इट वुड कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग टू बाई दिस ड्रेस, मतलब दिस ड्रेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इडियम है क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी व्यर्थ पछताना। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, ऐसी चीज़ पर रोना जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसे चोरी हो गए, उसके ऊपर अब रो कर क्या फ़ायदा, अब जो होना था वो तो हो चुका, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जब हम अपने दोस्तों को बोलते हैं जो हो गया सो हो गया, अब इसको भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि जो हो गया है उसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क
लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट इडियम है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी जैसे को तैसा, अपनी ही दवा का स्वाद चखना। मतलब आप जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही जब आपके साथ होता है, उसे कहते हैं गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेटिंग ट्रीटेड द वे यू हैव बीन ट्रीटिंग अदर्स। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? ही इज ऑलवेज रूड टू अदर्स, ही मस्ट गेट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी मैं उसको अपनी ही दवा का स्वाद चखाने वाला हूँ, यानी उसके साथ वैसा ही करने वाला हूँ जैसा वो दूसरों के साथ करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इवेंट पर गए हैं या किसी पार्टी पर गए हैं और वहाँ पे हमको कोई दिख जाता है और जिससे हम बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, तो हम उस समय क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमें इग्नोर करता है। तो जब किसी जाने हुए व्यक्ति को हम जानबूझकर इग्नोर करते हैं, उनसे हम बात नहीं करते हैं, इसे कहते हैं गिविंग अ कोल्ड शोल्डर, मीन्स इग्नोरिंग समवन। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? आई फॉट विथ माई सिस्टर एंड नाउ शी इज़ गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर, यानी कि मेरा अपनी बहन से झगड़ा हो गया और अब वो मुझे इग्नोर कर रही है। शी इज़ गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, यानी टू डू समथिंग पॉइंटलेस। जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिससे हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, जो बिल्कुल भी फ्रूटलेस है, फ्रूटफुल नहीं है हमारे लिए, तब हम कहते हैं टू गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। इसे सेंटेंस हम बहुत ही सिंपली बना सकते हैं, इन द एंड इट वॉज अ वाइल्ड गूस चेज, यानी कि अंत में इससे हमको कुछ भी नहीं मिला, इट वॉज फ्रूटलेस, इट वॉज अ वाइल्ड गूस चेज, यानी निरर्थक खोज, ऐसे किसी चीज़ के पीछे भागना जिससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट? ज़रूर कहा होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सब्र का फल मीठा होता है, यानी सब्र रखो, बी पेशेंट, कि पेशेंस रखने से बाद में हमको कुछ अच्छा ज़रूर मिलता है। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आफ्टर फेसिंग सेवरल रिजेक्शंस शी डिड नॉट गिव अप एज शी बिलीव्ड गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। हमारा आज का जो लास्ट इडियम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कई बार कहते हैं कि ही हैज़ अ बिगर फिश टू फ्राई, यानी उसके पास बड़ी मछली है तलने के लिए नहीं, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। जो काम हम बोल रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, इससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उसके पास करने के लिए। तब हम कहते हैं कि ही हैज़ अ बिगर फिश टू फ्राई, मीन्स ही हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ये हम अपने लिए भी कई बार बोलते हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? आई डोंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन दिस इशू एज आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। सो आई होप कि आज का हमारा जो ये ईडियम्स का टॉपिक था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा एट द सेम टाइम। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है इस टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।